हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस की। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्या हमने अरेनियस थ्योरी देखी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी, रिएक्शन प्रोफाइल पढ़ी, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा। आज हम कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस आप देख सकते हैं नीट का, जो कि है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो हम कवर कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है और क्या होती हैं, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाफ लाइफ्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अरेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन विदाउट डेरिवेशन। ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है। सो मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस हम कवर कर चुके हैं, अरेनियस इक्वेशन हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो कि हम कवर कर चुके हैं रिएक्शन प्रोफाइल में। हम आज कवर करेंगे कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी हम चेक करते हैं और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो चलिए मूव करते हैं। जो हमने टॉपिक्स देखे एक बार क्विकली रिकॉल कर देता हूँ। हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लिया कि जनरली फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। हमने एक्सोथर्मिक का ग्राफ भी देख लिया और एंडोथर्मिक का भी देख लिया। हमने 2 ट्रांजिशन स्टेट वाली रिएक्शन प्रोफाइल भी देखी। उसके बाद हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया अरेनियस थ्योरी का फॉर्मूला। ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला कि इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, इसके ऊपर भी ग्राफ बन सकता है। और दूसरा ग्राफ हमने देखा लॉग वाली फॉर्म के ऊपर, एल एन वाली के ऊपर। इसमें आप लॉग के ऊपर भी ग्राफ बना सकते हो। मान लीजिए आपको लॉग के लिए ग्राफ बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। चेंज कर दो लॉग में। लॉग में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से। तो 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड डिवाइड कर दो 2.303 से। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेरिजन करने पे क्या आया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वही कह रहा है कि y एक्सिस पर रख लो लॉग के को और x एक्सिस पर रख लो 1/t को। 1/t को रख लिया। अब वो कह रहा है कि इंटरसेप्ट तो आपका लॉग ए है। ठीक है जी, पहले एल एन ए था। अगर लॉग आ गया तो 2.303 आना चाहिए। स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, जो कि पहले था ई ए अपॉन आर। ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रखने। वो वैल्यू स्लोप की पूछ सकता है या वैल्यू दे सकता है, वो किसी भी तरीके से आपसे आंसर पूछ सकता है। तो काफ़ी सिंपल है ये अरेनियस थ्योरी, बट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने अरेनियस थ्योरी की फॉर्मूले को 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए कैलकुलेट किया और साथ में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बाद हमने इस अरेनियस थ्योरी के फॉर्मूले को 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर डिस्कस किया। तो फॉर्मूला एक नया बन के आया 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए, जिसमें 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट होंगे। तो फॉर्मूला आपका बन गया है log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। चलिए अब मूव करेंगे हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की तरफ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, मतलब उत्प्रेरक का प्रभाव। सीधी सी ये बात है, कैटलिस्ट ओनली लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ना तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट रिएक्शन में अगर आप 10 ग्राम कैटलिस्ट स्टार्टिंग में लेके चल रहे हो तो रिएक्शन खत्म होने के बाद आपको कैटलिस्ट का अमाउंट 10 ग्राम मिल जाएगा। मतलब रिएक्शन में वो अपने आप को यूज नहीं करता। क्लियर। डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। ये डेल्टा जी को चेंज नहीं कर सकता। ये किसको चेंज नहीं कर सकता, डेल्टा जी को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन आया। ए कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी, मतलब डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन। ये करता क्या है, इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, मतलब जो खुद से हो जाती हैं रिएक्शंस दैट कैन अकर बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ये कैटेलाइज नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्शन में सिर्फ रेट को या स्पीड को ऑल्टर करता है, खुद से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने वाले रेट को भी बढ़ा सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड जाने वाले रेट को भी बढ़ा सकता है। क्लियर? ये हमारे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। कैसे बढ़ाता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को लोअर करता है। समझते हैं इस बात को थोड़ी डिटेल में। मान लीजिए मैं एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन का ग्राफ ले रहा हूं। एक्सोथर्मिक की जो रिएक्शन का ग्राफ था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रखी गई थी और इधर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स, ये बात थी। रिएक्शन को जिस तरीके से चल रही थी, मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, ये स्टार्ट हुए, रिएक्शन हुई और पीक आई और फिर प्रोडक्ट्स बन गए। ये कर्व एकदम से सही है, ठीक है। तो इसको मैं अगर और थोड़ा सही से बनाऊं तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पर आ गए प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की एनर्जी को बोला गया ER और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो आई उसको बोला गया EP। अब आप इसको यहाँ से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, और मान लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी तो हो गई कम और रिएक्टेंट्स की एनर्जी हो गई ज़्यादा। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, मोर, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो अगर आप डेल्टा H निकालेंगे, जो कि इनके बीच का क्या होगा, गैप होगा, वो क्या होगा, EP माइनस ER। मतलब EP कितना, 0, और ER कितना, जल्दी से बताइए। मैंने EP अगर 0 बोला तो ER इसके रेस्पेक्ट में कम हो, क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं 0 नहीं बोल रहा, मैं ये कहूँगा EP कुछ भी है और ER कुछ भी है, पर EP कम है ER से, चाहे कुछ भी हो। अगर ये वैल्यू, ये फैक्टर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आंसर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव जैसे आया तो हमने बोल दिया कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। इस पॉइंट को बोल देते हैं एक्टिवेटेड। यहां पर आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहां से यहां तक की एनर्जी को बोलते हैं EA। और अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल यहां से इस पीक से लेके और नीचे तक, तो ये होती है ETH। मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्चुअली में सम है किसका, EA प्लस ER का। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी EA प्लस ER का सम है, और EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी और ER इज द रिएक्टेंट्स एनर्जी। मतलब आप इसको समझेंगे कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो टोटल एनर्जी एक तरीके से जो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस तक पहुंचने के लिए चाहिए। बट ER जिस एनर्जी को लेंगे, जो रिएक्टेंट्स जिस एनर्जी को लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ER है, वो EA को लेंगे, तो ये आपकी EA होगी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्लियर? ये एक्सोथर्मिक का बनाया, इसी तरीके से आप एंडोथर्मिक का भी बना सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। तो हाँ, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कैटलिस्ट वाली बात थी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को, क्योंकि देखो वो सिर्फ लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर EA, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से ले आएगा। अब उसको वहाँ ऊपर तक नहीं जाना पड़ रहा, वो नीचे से आ गया। तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये करिए EA विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ पे बहुत कम, इधर बहुत कम क्या यूज होता है, बताइए क्विकली। इधर बहुत कम क्या यूज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मतलब कैटलिस्ट ने क्या किया, जहां इस रिएक्टेंट को इस पॉइंट तक पहुंचने मान लो 10 मिनट लग रहे थे, तो उसने इस काम को 10 मिनट से कम में कर दिया, क्योंकि उसने उस पीक को छोटा कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो गया है, जिस वजह से जो EA है ये विद आउट कैटलिस्ट ऊपर वाली है, और जो ये EA है ये है विद कैटलिस्ट। ये कैसी है, विद कैटलिस्ट। सो डेफिनेटली जो EA एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, जो विद कैटलिस्ट वाला है, वो विदाउट कैटलिस्ट वाले से क्या है, ज़्यादा बेटर है, और एनर्जी भी कम चाहिए उसको अटेंड करने के लिए। ठीक है, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। तो मैं क्या कहूँगा, EA जो विद कैटलिस्ट है उसकी एनर्जी क्या होगी,
कम होगी ई विदाउट कैटलिस्ट से, उसकी एनर्जी कम होगी ई विदाउट कैटलिस्ट से। ठीक है, जो ई हमारा विद कैटलिस्ट होगा, मान लीजिए उसकी वैल्यू x है, तो ई जो विदाउट कैटलिस्ट है उसकी वैल्यू x प्लस समथिंग होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। तो ई जो विदाउट कैटलिस्ट वाला जो एनर्जी बैरियर है वो ज़्यादा है ई एक्टिवेशन एनर्जी जो विद कैटलिस्ट वाले से। ठीक है, तो विद कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर छोटा हो गया, रिएक्टेंट्स ने उसको जल्दी अटेन कर लिया और प्रोडक्ट बना लिया, तो रेट बढ़ गया। रेट क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इस तरीके से कैटलिस्ट वर्क करता है। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगी कॉलिजन थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है? कॉलिजन थ्योरी कहती है आर इजकल टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये सारी चीज़ें क्या मैंने लिखी हैं वो समझते हैं ध्यान से। जो जेड है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पी आपका स्टेरिक फैक्टर है, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। स्टेरिक फैक्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन है। अब समझिए ध्यान से, कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है? कॉलिजन थ्योरी कहती है जो हमारा के था वो क्या था? ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ? पी जेड, तो ए की जगह तो ये बन जाएगा क्या? कॉलिजन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है कि दो, मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर, जब भी प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में कॉलिजन जरूरी है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो एट ए टाइम, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर 3 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन करना थोड़ा मुश्किल है, या मैं कहूँ इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए कॉलिजन थ्योरी 3 रिएक्टेंट्स तक काम करती है। उसके बाद इसने क्या कहा कि साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर एक ही 3 या 3 से ज़्यादा पार्टिकल्स का टकराना, कोलिजन करना, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। कॉलिजन थ्योरी ने दूसरी बात क्या कही कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे। कॉलिजन थ्योरी ने तीसरी बात क्या कही कि ओनली इफेक्टिव कॉलिजन्स, देखो 2 तरह के कॉलिजन होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन और इनइफेक्टिव कॉलिजन। कॉलिजन थ्योरी ने बोला कि इफेक्टिव कॉलिजन्स ही प्रोडक्ट्स को रिजल्ट्स देंगे और इनइफेक्टिव कॉलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अब ये कैसे पता लगे कौन इफेक्टिव कॉलिजन और कौन इनइफेक्टिव कॉलिजन है? ये स्टेरिक फैक्टर एक आता है जिसमें ओरिएंटेशन फैक्टर रहता है और क्या रहता है, जैसे जेड आपकी क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए NO2 और NO2 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के बना रहे हैं N2O4, तो N2O4 बनेगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है इनकी ओरिएंटेशन क्या है और स्टेरिक फैक्टर क्या है। मान लीजिए मैं NO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O, और दूसरा N बनाता हूँ N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। तो हुआ क्या, इधर से नाइट्रोजन ये अटैक कर गए और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया और बाकी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि ये है इफेक्टिव कॉलिजन। कैसा कॉलिजन है ये? इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन के टाइम पे क्या होगा? ओरिएंटेशन प्रॉपर है, नाइट्रोजन की तरफ है और उनको ही जोड़ना है। बट अगर मैं ओरिएंटेशन बदल देता हूँ, मैंने क्या किया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और इधर O, और अब मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन इधर कर दिया डबल बॉन्ड O, इधर कर दिया O, और अब इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं होंगे, मतलब इनइफेक्टिव कॉलिजन। इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो कॉलिजन थ्योरी
ने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोलिजन थ्योरी ने कहा, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर दे विल रिजल्ट प्रोडक्ट्स। कोलाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे कोलिजन ही प्रोडक्ट बना दें, ओनली इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाएंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बोली, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ नहीं टकरा सकते अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 3 और मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम एट ए प्लेस साइमल्टेनियसली टकरा जाएं और कोलिजन कर जाएं, प्रोडक्ट रिजल्ट करते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये कोलिजन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, पॉइंट्स। Z इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं N1 इंटू N2 √8 RT बाई पाई म्यू। ये क्या है N1 N2 और ये सारी बातें वो समझते हैं। N1 है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपके हो गए N1 एंड N2। R इज द गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में, पाई आपको पता ही कांस्टेंट होता है, म्यू की वैल्यू, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो हो सकता है मास ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर हो गया तो जो रिड्यूस्ड मास होगा, जिसका ट्रांसफर हुआ उसका मास कम हुआ, तो म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो म्यू निकाला जाता है एक फॉर्मूले की हेल्प से कि मान लीजिए M1 और M2 के बीच में मास ट्रांसफर हुआ, तो उस तरीके से हम म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम, बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कोलिजन थ्योरी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे काम करता है, जैसे अभी मैंने NO2 का एग्जांपल लिया, N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O इधर ऐड लिया, दूसरा मैंने लिया N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जुड़ना है और इनके ओरिएंटेशन प्रॉपर है, जब ये आएंगी कोलाइड करेंगी, प्रोडक्ट रिजल्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा N2O4 ईजीली, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, ओरिएंटेशन प्रॉपर और इफेक्टिव कोलिजन है। क्या है ये, इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बन जाएंगी, और अगर कोलिजन इनइफेक्टिव है तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जैसे अब इस नाइट्रोजन को घुमा के देखते हैं, आप इसके ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। आपने क्या किया, इस तरीके से कर दिया, जब मान लिए इधर कर दिया नाइट्रोजन, इधर कर दिया डबल बॉन्ड O, इधर कर दिया ऑक्सीजन। अब इनके ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, अब ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं करेंगे। या फिर आपने दूसरी तरीके से कर दी, नाइट्रोजन एक कर दिया डबल बॉन्ड O, एक कर दिया डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपने इनके क्या करी, ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से जो कोलिजन होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे, और अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये हुआ आपका कौन सा कोलिजन, नॉट प्रॉपर कोलिजन। कोलिजन ड्यू टू इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। ओके, तो आज हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए, मैं एक बार क्विकली आपको वो समझा देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया है वो है आपकी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हमने पहले प्रीवियस क्लास के पॉइंट्स को रिकॉल किया था, फिर हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखा कि कैटलिस्ट कैसे एनर्जी बैरियर को लोअर कर देता है, जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है। फिर हमने देखी कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। अब हम इन टॉपिक्स के बेस पे और प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।